नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। देश और दुनिया में युवाओं ने बड़े सारे चमत्कार किए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ युवा उस विजन को, उस सोच को साकार कर देते हैं। आज बात ऐसे ही एक युवा अफसर की, जो कहने को आप कह सकते हैं कि वो गुदड़ी का लाल है, क्योंकि वो एक सामान्य परिवार पृष्ठभूमि से आया है और देश की सर्वोच्च सेवा में आने के बाद उसने अपनी सोच से कबाड़ को भी सुंदरता में बदल दिया है। बात आज उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ की हो रही है, जहां के नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने एक चमत्कार कर दिखाया है। उन्होंने कबाड़ से शहर को सुंदर बनाने की एक योजना शुरू की है, जिसका साकार रूप अब लोगों को दिखने लगा है। अमित पाल शर्मा 2016 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो पहले पेशे से डॉक्टर रहे हैं, एमबीबीएस रहे हैं। पंजाब लुधियाना के वो रहने वाले हैं। सामान्य परिवार के हैं, गरीबी भी करीब से देखी है। लेकिन आईएएस बनने के बाद नौकरी के शुरुआती दौर में जो प्रयोग उन्होंने किया, वो उनको राष्ट्रीय फलक पर इस समय चर्चा दिला रहा है। लोगों का ध्यान इस ओर खींचता है। एक तरह के नए इनोवेशन के लिए भी अमित पाल शर्मा आने वाले दिनों में लोगों की निगाह में रहेंगे। मेरठ में अमित पाल शर्मा ने कबाड़ यानी स्क्रैप, लोहे के स्क्रैप से वहाँ पर किताबों के पेड़ बनवा दिए हैं। आप इसे आयरन ट्री भी कह सकते हैं, लेकिन चर्चा मेरठ में बुक ट्री के नाम से है। चूँकि मेरठ का जो शहर रहा है वो किताबों के प्रकाशन से काफ़ी जुड़ा रहा है। बहुत बड़ा किताबों की छपाई का काम होता रहा है, बड़े बड़े साहित्यकारों की जगह रही है। एक बड़ा शहर के रूप में वो चिन्हित रहा है। अमित पाल शर्मा आईएएस अफसर है, इसी से उन्होंने आइडिया भी लिया और इसके नाते उन्होंने शहर में कई जगहों पर किताबों के पेड़ बनवाकर खड़े कर दिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किताबों के पेड़ जो हैं वो लोहे के हैं, स्क्रैप के, कबाड़ से बने हुए हैं, जिससे कि इन पर अब तो ना तो धूप का असर होता है, ना पानी का असर होता है, ना आंधी तूफान का कोई असर होता है। ये खड़े रहते हैं। सबसे पहला जो पेड़ लगा वो मेरठ के इब्ज चौराहे पर लगाया गया। दूसरा जो बुक ट्री लगा है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में लगा है, जहां बहुत बड़ी संख्या में छात्र आते और जाते हैं। अमित पाल का किताबों के प्रति एक प्रेम तो है, लेकिन जब आज के ज़माने में जहां साफ सफाई, बजबजाती हुई नालियां, गंदगी, बिजली, पानी, इन सब के इतर अफसरों को समय नहीं मिल पाता कि कोई वो ऐसा प्रेरक काम करें, लेकिन अमित ने ये काम बाखूबी किया है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यानाकर्षण की एक सूचना है, क्योंकि एक अफसर अपनी शुरुआती नौकरी में अगर कुछ अभिनव प्रयोग कर रहा है तो निश्चित ही वो नए इनोवेशन को जन्म दे रहा है और सरकार की नज़रों में भी देर सवेर ये बात आएगी। अमित पाल खाली किताब का पेड़ लगवाने के मामले में ही चर्चा में नहीं है। वो एक नौजवान अफसर हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और उनके अंदर अहंकार नहीं है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब महापौर ने मेरठ में कर्मचारियों को लठैत कह दिया। इसके बाद नगर निगम में बवाल मच गया, हड़ताल शुरू हो गई। लेकिन अमित पाल शर्मा जैसे नौजवान अफसर ने वहां पहुंचकर मामला अपने हाथ में ले लिया और कर्मचारियों के पक्ष में खड़े हो गए, जिसके चलते पूरा मामला शांत हो गया। अब वो बुक ट्री लगवाने को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बुक ट्री पर न बारिश न धूल, आप सब जानते ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बुक ट्री दिन में तो आपको देखने में सामान्य लगेगा। कोई अर्थशास्त्र की किताब लिखी हुई है, कोई जीव विज्ञान है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, चौराहे पर किताब का एक पेड़ खड़ा है। लेकिन जब आप रात में इससे गुजरिए तब आपको लाइटों से जगमगाता हुआ पेड़ बेहद आकर्षक लगेगा। चौराहे की खूबसूरती का वो एहसास कराता है, उस सोच का भी कराता है।
जिसने कबाड़ से ऐसी सुंदर कलाकृतियां बनाई हैं। और महत्वपूर्ण भी ये है कि इन कलाकृतियों पर बेहद कम पैसा खर्चा आता है। तो आप सोचिए कि कबाड़ से हुनरमंद बनाकर, शहर को सुंदर बनाकर कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। ये एक अपने आप में वानगी है, उदाहरण है। अमित भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी प्रभावित हैं और उनके जो आह्वान था कि कबाड़ के जुगाड़ के जो नारा था, उससे उन्होंने इसकी प्रेरणा ली है। एक नौजवान अफसर जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अभी शुरुआती दौर में है, वो आगे चलकर जिले में डीएम भी बनेंगे, वो शासन में प्रमुख सचिव लेवल और चीफ सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर उनको प्रोत्साहन मिला, अगर उनके काम को लोगों ने और सरकार ने सराहा, तो निश्चित है कि जिस जगह भी वो जाएंगे एक नई रोशनी बिखेरेंगे। तो अमित पाल शर्मा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो इस प्रदेश में सरकार का बिना एक रुपया खर्च किए अगर शहरों को सुंदर वातावरण दे रहे हैं, अच्छी साफ सफाई दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यूपी में एक आईएएस अफसर हैं अपूर्वा दुबे। विवादों से उनका कई बार नाता पड़ चुका है, लेकिन इस बार गलती उनकी नहीं है। अपूर्वा दुबे पहले कानपुर देहात में डीएम रही हैं, आजकल उन्नाव में डीएम हैं। उनके पति हैं विशाख जी, वो भी कानपुर में डीएम हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबे समय तक विशेष सचिव रहे हैं। आजकल पति पत्नी दोनों, एक कानपुर में एक उन्नाव में, बीच में नदी बहती है गंगा की, इस पार पत्नी उस पार पतिदेव, ये कलेक्टरी कर रहे हैं। अब विवाद यह आ गया कि हम आईएएस और आईपीएस अफसरों में सीनियरिटी जूनियरिटी इसको लेकर कई बार टसन देखते हैं, विवाद सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस बार मामला तीसरा है, ना आईएएस ना आईपीएस, इस बार आईएफएस, यानी कि एक भारतीय वन सेवा की अधिकारी ने सीनियरिटी का हवाला देकर डीएम की अथॉरिटी को चुनौती दे दी है। मामला यह है कि अवैध पेड़ कटान और माल गायब कर देने से जुड़ा है। शुरुआत से बताते हैं कि उन्नाव में जो डीएफओ हैं वो उनके विभाग का एक मामला है। उनका ड्राइवर है जंग बहादुर। वहाँ पर उसने जो वन प्रभाग क्षेत्र है कार्यालय, वहाँ पर काफ़ी सारे शीशम के सरकारी पेड़ काट डाले गए। बताया जाता है कि फर्जी परमिट जारी करवाने में ड्राइवर का हाथ रहा है। इसमें डीएफओ जो वहाँ की हैं ईसा तिवारी उन्नाव की, उन्होंने शिकायत हुई तो सुनवाई नहीं की, लिपापोती कर दी। फिर मामला डीएम अपूर्वा दुबे के पास पहुँचा तो अपूर्वा दुबे ने इस पूरे मामले की जांच सीडीओ दिव्यांशु पटेल को सौंपी। लेकिन यहीं पर मामला गड़बड़ा गया। जो डीएफओ हैं ईसा तिवारी, उन्होंने सीनियरिटी का हवाला देकर जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं डीएम और सीडीओ दोनों से सीनियर हूँ, ना डीएम मेरी रिपोर्टिंग अधिकारी हैं, इसलिए मैं उनके किसी जांच का कोई जवाब नहीं दूंगी, ना कोई सहयोग करूंगी। अब आप सोचिए कि जिले में डीएम को ही जब कोई अधिकारी नहीं सेटेगा तो फिर कौन सी जांच होगी, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर लागू होगा, कौन से विकास के काम की वो मॉनिटरिंग करेंगी और कार्रवाई कर पाएगा। डीएफओ और डीएम के बीच जब ये घमासान मचा तो मामला लखनऊ तक पहुंचा। अब आपको थोड़ा तकनीकी बात बता दें कि अपूर्वा जो हैं वो 2017 बैच की हैं, ईसा तिवारी 2013 बैच की हैं। वो एक आईएएस अफसर है, एक भारतीय वन सेवा का अफसर है। ईसा उनसे 4 साल सीनियर हैं। वो कहती हैं कि डीएम मुझसे जूनियर है, वो मेरी जांच कैसे करा सकती है, उनको कोई अधिकार नहीं है। जांच आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। जिसे जांच मिली थी, दिव्यांशु पटेल ने एक चिट्ठी लिखी डीएम मैडम को कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, वो जांच में सहयोग करने को तैयार नहीं है, और थोड़े दिन बाद उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। अब बात ये आती है कि डीएम राज्य का प्रतिनिधि है जिले में, वो जिले का सर्वोच्च अफसर है। सारी इकाइयाँ जितनी सरकारी विभाग हैं वो उसके अधीन काम करती हैं। ऐसे में क्या डीएफओ
जिलाधिकारी के अधीन नहीं आता उसका कार्यालय, या अगर डीएफओ और दूसरे विभागों के अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा के हैं, अगर वो जिला अधिकारी के पद को, उसकी अथॉरिटी को ऐसे जिलों में चुनौती देने लगे तो फिर सरकार क्या निर्णय करेगी, सरकार कितनी कठोर कार्रवाई कर सकती है, ये उसको एक मैसेज देना होगा, दिखाना होगा। इस मामले में सरकार के निर्णय का इंतज़ार है। अब इसमें जो निशा तिवारी हैं उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब हमारे जो स्टेट के कंजर्वेटर साहब हैं, चीफ, वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, वो निर्णय लें। लेकिन वहाँ पर सन्नाटा है, कोई जो है इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, स्टैंड कोई लेने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि इस मामले में सरकार अगर चुप्पी मार लेगी तो यह अनुशासनहीनता का मामला बनेगा, और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये भी होगा कि और जिलों में इस तरह की समस्याएं आएंगी, वहाँ भी अधिकारी इस तरह की लेटरबाजी कर सकते हैं। देखिए, डीएम के रूप में अपूर्वा दुबे अपने जो काऊ प्रेम था उसके चलते वो काफ़ी विवादों में रही, चर्चित रहीं, लेकिन वहाँ से उन्नाव आने के बाद उन्होंने ऐसी कोई अब तक गलती नहीं की जिसके चलते उन पर कोई उंगली उठाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई घटना हुई तो ऐसे हर विभागाध्यक्ष अपने ज़िले में अपना हर अधिकारी ये कहेगा कि हमारे विभाग का मामला है, हम देखेंगे डीएम कौन होता है, हमसे जानकारी लेने वाला, हम चाहे कार्रवाई करें चाहे किसी को छोड़ दें। तो वन विभाग में वैसे भी अक्सर आप सुनते होंगे हरियाली पे आरा चल गया, बड़ा भ्रष्टाचार है, पेड़ों की अवैध कटान है, लेकिन लड़ाई यहाँ अहम की है, अहंकार की है, सीनियरिटी और जूनियरिटी की है। और देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि डीएम की अथॉरिटी को कोई भी अधिकारी जिले में रहकर चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा का ही क्यों ना हो। हमारी अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की जो तरक्की के तमाम दावे हैं उनको मुंह चिढ़ाती है, क्योंकि मामला ही ऐसा गंभीर है। आज बात हो रही है यूपी के सबसे बड़े और पैसे वाले निगम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की। जिस राजकीय निर्माण निगम में कभी करोड़ों अरबों के लाभ का दावा किया जाता था, वह यूपीआरएन अब करोड़ों के घाटे की ओर जा रहा है, और इस घाटे के चलते ही उसने अपनी 13 इकाइयों को बंद कर दिया है, बंद करना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? काम की कमी, इंजीनियरों का भ्रष्टाचार और बदलते माहौल के चलते आज उत्तर प्रदेश का राजकीय निर्माण निगम आप ये कह सकते हैं कि डूब रहा है। एक जानकारी दूं कि जो यूपीआरएन है उसका जो पिछले साल का टर्नओवर था वो लगभग 3000 करोड़ के लगभग था। इस वित्तीय वर्ष में तो 2000 पर भी पहुंचने के लाले हैं। तो घाटा भी बढ़ रहा है और घोटाला भी बढ़ रहा है, और ये दोनों यूपीआरएन के खाते में जा रहा है। यूपीआरएन के इंजीनियर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं। जो निगम कभी देश में नंबर 1 निर्माण एजेंसी रहा हो, उत्तर प्रदेश नहीं यूपी के बाहर तमाम स्टेटों में उसके काम चलते रहे हो, विदेश तक में जिसके सम्मान से चर्चा होती रही हो, वो यूपीआरएन आज रांची, हैदराबाद, गाजियाबाद, तमाम सारी कौशाम्बी, इन सब यूनिटों को बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये घाटे में थी। यूपीआरएन की बर्बादी को आप मायावती सरकार से भी जोड़ सकते हैं। जब स्मारक घोटाले में इसमें तमाम सारे बवाल उठने लगे, सीबीआई जांच के आदेश कर दिए योगी सरकार ने, और तमाम इंजीनियर फंसते चले गए, जिसके बाद से 6-7 सालों में यूपीआरएन का व्यवसाय लगातार गिरता गया। इस जिम्मेदारी के लिए मंत्री जितिन प्रसाद, प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण और निगम के एमडी संजय तिवारी भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि निगम डूब जाए और मंत्री और एमडी और प्रमुख सचिव मौज मारते रहें। आज कारपोरेशन की साख पर जो बट्टा लगा है, जो व्यवसाय गिर रहा है, उसको ये लोग हाथ बांध कर खड़े रहकर देखने वाले जिम्मेदार हैं। जिस प्रदेश में जिस विभाग को मलाईदार माना जाता हो, मालामाल वाला विभाग माना जाता हो, वहाँ अब वो बंदी के कगार की ओर बढ़ रहा है।
13 यूनिटें उसकी बंद हो रही हैं। तो ये मुनाफा में यूनिटें खुलती हैं, घाटे में यूनिटें बंद होती हैं। काम आपके पास है नहीं, दाग इतना है कि उसको छोड़ाते छोड़ाते मरे जा रहे हैं इंजीनियर। निगम भले कंगाल हो जाए, लेकिन इंजीनियरों के पास अरबों की संपत्ति है, तमाम सारी शिकायतें हैं, विजिलेंस हैं, वो जांच में पूरी नहीं हो पाती। तो एक कारपोरेशन की मौत कैसे धीरे धीरे हो रही है, वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कभी बहुत मुनाफा देता था, सरकार के विकास कार्यों में जिसका बड़ा योगदान था, अब उस पर 50 करोड़ के ऊपर के काम करने पाबंदी भी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ इनकी लापरवाही बेईमानी के नाते, इनकी गुणवत्ता खराब होने के नाते ये जहां हाथ लगाए वहीं गड़बड़ करके आए। आज ये निगम खस्ता हालत की ओर बढ़ रहा है। एमडी संजय तिवारी जब से आए हैं, निगम को उन्होंने डुबो दिया है। उनके राज में काम खत्म होता जा रहा है, गिरावट आ रही है। लेकिन यहाँ तो तबादलों में भ्रष्टाचार मचा रहा। पीडब्ल्यूडी में तो मंत्री क्या देखें, 7 महीना होने जा रहा है सरकार बने, 8 महीना। न निगम को उबारने की किसी की सुध है, न काम लाने की। यहाँ तो अपन इज्जत और जान बचाने में लगे हैं। मंत्री सोचते कोई दाग न लग जाए, प्रमुख सोचते हैं कहीं बेईमानी न हो जाए, कोई ऐसा काम न हो जाए। नीचे वाले इंजीनियर जो थोड़ा मोड़ा मिला उसको अपना समेट रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी भी उसी रास्ते पे देर सबेर जाएगा। पीडब्ल्यूडी इन सबका पिता है, उसके 2-3 संतानें हैं, जिसमें यूपीआरएनएन भी आती है, उसमें ब्रिज कारपोरेशन भी आता है। यहाँ एमडी बनने के लिए बड़ा बोलियाँ लगती थी, लेकिन अब हाल ये है कि वो खुद है, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, अस्पताल में खड़ा है कि हमारा इलाज करो। जब सरकार के उपक्रम डाउन जाएंगे तो स्वाभाविक है कि सरकार की सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। घाटा कहीं भी होगा तो विकास और सरकार की स्थिति दोनों को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश में बात अब पुलिस प्रणाली की। योगी सरकार ने एक फैसले में 3 और नए पुलिस कमिश्नरेट बना दिए उत्तर प्रदेश में। पहले 4 था, अब 3 7 हो गए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करना वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका स्वागत हो रहा है चारों ओर कि भाई 3 नए पुलिस कमिश्नरेट, गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद पुराना, नया प्रयागराज, ये नए पुलिस कमिश्नर बना दिए गए। यहाँ पर बहुत जल्दी तैनाती हो जाएगी। लेकिन जब पुलिस कमिश्नरेट बनती है तो उसके लिए बहुत सारे आईपीएस अफसरों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, आवास की ज़रूरत पड़ती है, फॉलोअर की ज़रूरत पड़ती है। कैबाल टाउन के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जहां पुलिस 2-2 4-4 घंटा देरी से पहुंचती थी, 2-2 दिन नहीं पहुंचती थी, अब 5-10 मिनट के रिस्पांस टाइम में वो पहुंचने लगी है। ऐसे मामलों में सीधे अब मौके पर जहां सीओ नहीं पहुंच पाता, वहां डीसीपी तक पहुंचेगा। तमाम सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन 3 नई पुलिस कमिश्नरी जो हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बार सरकार ने किया है। जो पिछली गलतियां थी उसमें सुधार किया है कि अब जो जिलों में पुलिस कमिश्नर होगा वो एडीजी नहीं, आईजी रैंक का भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। पुलिस कमिश्नरी बनी और क्या बदला कि एक जवान अफसर को हटा के एक बूढ़ा कप्तान वहाँ बैठा दिया गया एडीजी रैंक का। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। जब ये चर्चा आई तो सरकार ने इस पर विचार किया। उत्तर प्रदेश में डीजीपी डीएस चौहान को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि एक साथ 3 नए पुलिस कमिश्नरेट उनके रिजीम में मिले। ये एक उपलब्धि है। अब बात यह है कि उन्होंने इससे पहले एक और बड़ा परिवर्तन कराया, उस पर भी लोगों का ध्यान नहीं था। कोई योजना जब चलती है तो उस योजना के चलने के जब 2 साल हो गए तो उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको सरकार को कौन बताएगा। किसी अफसर को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। 3 आउटर ज़िले बने थे जब हमारे यहाँ पर कमिश्नरेट बना, कानपुर आउटर, लखनऊ आउटर, वाराणसी आउटर। उन तीनों को डीएस चौहान ने ख़त्म कराया। कहते हैं कि पुलिस में बड़ा भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार कमिश्नरेट बनने से काफ़ी
कम होता है, ये भी एक अच्छी बात है। और सरकार की कोशिश भी ये है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, ईमानदारी खाली कहने में नहीं करने में भी दिखे। तो नए पुलिस मुखिया का जोर इस पर है। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस सही हाथों में है, देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है और वो अपने आप को भी बदल रही है। सोशल मीडिया के खबरों का संज्ञान लिया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से FIR भी लिखी जाती हैं और कमिश्नरेट ने शहरी व्यवस्था को, ढांचे को, पुलिसिंग के सिस्टम को काफ़ी कुछ बदला है। इसकी बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस में विवेचना के मामले में अभी अलग अलग विंग बनना बाकी है। कानून व्यवस्था, विवेचना, थानों पर इसके अलग विंग बनने चाहिए। पुलिस कर्मियों को छुट्टी के लिए साहबों के सामने जी हुजूरी करनी पड़ती है, इसका कोई प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका एक सिस्टम ये भी बनाना पड़ेगा कि हम पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन कम से कम छुट्टी दें। कुछ अधिकारों को लेकर भी टसन है, बात चलती है कि साहब बना दिया लेकिन दिया कुछ नहीं, खाली बस 107-16 कर दिया। ना शराब की कोई व्यवस्था आबकारी वालों की, ना होटलों का कोई इंतजाम किया, ना आर्म्स एक्ट आया, ना गुंडा, ना गैंगस्टर, सब वही डीएम के हाथ में है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कब तक होगा, ये चीज़ें भी हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि कमिश्नरेट जब बनता है तो बहुत सारे IPS अफसरों की जान धुक धुक करने लगती है कि कहीं हम फंस ना जाएं DCP बन के, क्योंकि जो जिले में जाने का सपना देखता है, जब वो DCP बन जाता है तो वो एक चींटी भी नहीं मार सकता, सिपाही भी नहीं हटा सकता, दरोगा और इंस्पेक्टर तो दूर की बात है। और कमिश्नर को इतना पावर है पुलिस के मामले में कि वो DCP IPS अफसरों को एक जोन से दूसरे जोन, DIG तक को इधर उधर कर देता है और CO वो तो बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। तो ये भी एक बड़ी विचित्रता है, बड़ी असमानता है अधिकारों के वितरण में, इस पर भी देखना होगा। अब बात आती ये है कि पुलिस सुधार की एक प्रक्रिया चल रही है। हम DS चौहान जो उत्तर प्रदेश के DGP हैं उनके कामों की सराहना करते हैं, लेकिन हम उनका ध्यान इस ओर भी लाना चाहते हैं कि यूपी में स्टेट कैडर भी एक है, उसके भी IPS अफसर होते हैं, उनके भी दिल के कुछ अरमान हैं, वो भी अपने जीवन में जिलों में SP बनना चाहते हैं। आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, मुश्किल से 10 जिले में स्टेट कैडर के SP हैं। उनके लिए भी कोई हिस्सा फिक्स करिए, 15-20 जिले कुछ उनको मिलना चाहिए। वैसे तो 33% की बात होती है, लेकिन उस पर भी कभी सोचिए, दिल बड़ा होना चाहिए। उनकी नौकरी का अनुभव भी ज़्यादा है, लेकिन बात यहीं पर भेदभाव की भी आ जाती है कि जो डायरेक्ट अफसर है वो ज़्यादा काबिल है, भले वो जिले में कभी न रहा, 2 साल 4 साल 5 साल की नौकरी के बाद सीधे SP बन जाता है। यहाँ 30-30 साल की नौकरी के बाद जिले में कप्तान बनना मुश्किल है और आखिरी में मन ममोस कर रिटायर हो जाइए, क्योंकि साहब हमारी न जुगाड़ है, न पहुँच है, न हमारा मेरिट कोई देखने वाला है। बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार को यही अफसर बताते हैं। आज पुलिस कमिश्नरेट के बहाने इन सब मुद्दों पर भी बात हो जा रही है, सिर्फ इसलिए कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और मीडिया और पावर सेंटर जैसे प्रोग्राम इसीलिए बने हैं कि वो इन बातों को उठाते रहें, कहते रहें, बिना घबराए, बिना हिचके हुए। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मंजर भोपाली साहब की कुछ लाइनों के साथ आपको हम छोड़ जाएंगे, तो सुनिएगा कि सबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं और हमारे सिर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते हवाओं के लिए, क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। और हज़ारों लोग हैं खाली पेट इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। नमस्कार।